अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा थारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो भारतीय डैम्स में अब बताया जा रहा है कि पानी की सतह बुलंद हो रही है, और भारतीय डैम्स में अगर पानी की सतह बुलंद हो रही है तो ये उसके बाद डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है पाकिस्तान को। अगर हम बात करें तो अब तक 13 लाख एकड़ ज़र्री ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। ये हुकूमती आदादोशुमार हम आपको बता रहे हैं, तो इस पर हमने बात करनी है कि इससे क्या असरात मुरतब होंगे, आम जो कंज्यूमर है उसके लिए क्या मुश्किलात होंगी, किसानों को क्या मुश्किलात हैं, इंडस्ट्रीज़ को क्या मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरा, आज हमने गुजरात में देखा कि 577 मिलीमीटर बारिश हुई है, और गुजरात के जो बासी हैं वो ये कह रहे हैं कि कभी भी शहर में दुकानों में इस तरह से हमने सैलाबी पानी आते हुए नहीं देखा था, ये तारीख में पहली बार हुआ है। मुल्तान में भी बुरी हालत है, ज़मींदारा जो बंद है वो टूट गया था। अब पेशावर से बात करें तो जो हम कल परसों बात कर रहे थे कि वबाएं जो है फूट सकती हैं, तो आशोबे चश्म की वबा फूट चुकी हुई है। और इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। उसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 9 हल्के थे, 5 कौमी असम्बली के थे, 4 सूबाई असम्बली के थे, तो अब ये फैसला किया गया है। देर आयत दुरुस्त आयत, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कसूर में हमने एक और ज़ैनब केस देखा है, लेकिन उसको किस तरह से सॉल्व किया गया है और उसके बाद क्या इकदामात मज़ीद उठाने की ज़रूरत है, उस पर भी हमने बात करनी है। और ये बेटिंग ऐप्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी टिकटॉकर्स को लेके। ये कितना बड़ा मसला है, इसको क्या नज़रअंदाज किया जा सकता है आम लोगों के लिए, और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर, और इसके हकाइक क्या हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। रान साहब, सबसे पहले कसूर का वाकया अगर हम देखें, एक और हमें ज़ैनब केस नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की गई, ये वाकया क्या है और इसकी तहकीकात कितनी मुश्किल थी, और फिर जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सेम वही वाक़या था ज़ैनब वाला। 19-20 इसमें फ़र्क नहीं। एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेलने जाती है जी, नूर फातिमा इसका नाम है जी। अचानक से वो बच्ची अगवा हो जाती है। अच्छा। उसके घर वाले ढूंढते हैं, नहीं मिलती। पुलिस को इतला दी जाती है, थाना फूलनगर जी। पुलिस फौरी तौर पे उसकी FIR दर्ज करती है। ठीक है। कसूर की खुशकिस्मती यह है कि कसूर के अंदर जो DPO लगे हुए हैं ना, अली ईसा खान सखेरा, वो सही क्राइम फाइटर है। अच्छा देखिए, उस वक्त में जब सारी पुलिस सैलाब पे मसरूफ़ है, तो उस वक्त भी ऐसा करना, और सेम वही स्टाइल है। फिर बड़ी देर ढूंढते हैं, ढूंढते आखिरकार बच्ची की लाश एक टूटे हुए घर में ज़ेरे तामीर घर में मिलती है। 5 साल की बच्ची है, छोटी मासूम बच्ची है। आपको पता है ज़ैनब के भी सेम यही इसी तरह मिला। उसके बाद अब ये समझने से भाई थी, एक भी शवाहिद नहीं मिलता कि मुल्ज़म कौन है। ठीक है। बहुत से लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बहुत से लोगों से पूछा जाता है। आखिरकार DPO खुद मैदान में आता है, अलीसा जो है, ठीक है, अलीसा खान सुखेरा जो है वो खुद मैदान में आता है, और आकर वो खुद इसके इन्वेस्टिगेशन करता है। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक हुकूमती लोग कसूर में आ रहे हैं, एक जो है सैलाब है, बाकी सारी चीज़ें बहुत एंगेज होता है। अच्छा, उसी दौरान में DPO जो है अलीसा सखेरा, ये इस हद तक पहुंच जाते हैं कि असल मुल्ज़म कौन है। मसाजिद में ऐलान भी कराए जाते हैं, ये सारा कुछ होता है। आखिरकार इस शख्स के पास पहुंच जाते हैं, इस दरिंदे के पास पहुंच जाते हैं, जिस दरिंदे ने इस मासूम कली को बिल्कुल पकड़ा, अगवा किया, और अगवा करने के बाद वो ले जाता है घर के अंदर। उस घर के अंदर ले जाने के बाद वो इसके साथ ज़्यादती करता है, और फिर ज़्यादती करने के बाद इसको वहीं पे मारकर फेंक देता है। जब इसकी बच्ची की लाश मिलती है, इसका पोस्टमार्टम होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो पता चलता है इसके साथ ज़्यादती हुई है। जब वो दरिंदा पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद खुद DPO जो है, अगर हमारे दिखा सके DPO साहब की तस्वीर भी DPO की, कि जिसने ये बड़ा एक कारनामा दिया, नहीं तो होना क्या था, ज़ैनब की तरह इतना बड़ा फसाद पड़ना था, इतना बड़ा फसाद पड़ना था कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वाहद केस है जो चंद घंटों में हल हो गया। अब उस लड़के को पकड़ने के लिए जब गए, तो उसने पुलिस को देखकर अपने आप को खुद गोली मार ली। अच्छा। क्योंकि उसके पास वो इंजाम था जो ज़ैनब के वक्त था।
ज़िंदगी का हाथ पकड़। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है, इस सारी कहानी में अगर आप देखें, जी नूर फातिमा और ज़ैनब तरीक़े वारदात एक है, जी, और ये सारे वाक़यात ज़्यादातर कसूर में होते हैं। यस, बच्चों से लेकर बच्चियों तक का वाक़यात और सारे होते हैं। और पहला ये वाक़या है जो एक दिन में ट्रेस हो गया, और इसका क्रेडिट हम पुलिस को देते हैं, बिल्कुल देना और भी ये चाहिए। इसका क्रेडिट हम पुलिस के उसको टीपीओ को देते हैं, पूरी टीम को देते हैं, पूरी टीम को देते हैं। और अगर ये केस हल ना होता तो इतना खौफनाक सिनेरियो होना था कि लोगों ने सैलाब को भूल के, वहां पर कुछ शरारती भी होते जी। हैं, दूसरे भी होते हैं, और ये एहतजाज शुरू हो जाना। और फिर जिसके मुंह में जो बात आती है वो करता है बगैर तहकीक के। लेकिन सोचे उस घर पे क्या बीतती होगी। सर बेशक, ऐसे शख्स को, इससे तो अपने आप को खुदकुशी कर ली ना, वैसे ऐसे शख्स को सरे बाजार चौकों में लटकाना चाहिए, इबरत का निशान इबरत का निशान बनाना चाहिए था। अदालतों में नहीं, ऐसे शख्स के लिए अदालत अवाम को लगानी चाहिए थी। ये है तो बड़ा गैर पार्लिमानी अल्फाज, लेकिन सुने सोचे ना उस घर में जिसकी बेटी के साथ ये हुआ। नहीं राना साहब, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अदालतें भी इस हवाले से इस तरह के जो केसेस हैं उनको जल्दी, और जो तहकीकात हैं उनको भी अगर जल्दी निपटाया जाए तो ये मामलात जो हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल खौफ से ही हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। मैं कहना ये कर दें, जिस तरह ये डीपीओ है, डीपीओ कसूर है, अली साहब सकेरा, इस तरह के हर पुलिस अफसर को करें जी कि करें जी, फौरी एक दिन में ढूंढें, ठीक है, खत्म हो जाएगा मामला। अदालतें भी इसमें करेंगी, बाकी चीज़ें भी चलेंगी। बिल्कुल ठीक है। और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खा आप किसी भी इलाके में रहते हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें। और आप लोग महल्ले में भी वैसे इर्द गिर्द भी नज़र रखा करें, कोई मशकूक शख्स हो तो पुलिस को लाजमी तौर पर बताया करें। हमने अपनी सेफ्टी के लिए ख़ुद भी कुछ इकदामात उठाने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर हम सियासी तौर पर एक मामले की बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हम भी अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं कि जब हालात इतने जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं सैलाब की वजह से, तो क्या ये ज़िमनी इंतखाबात जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही बैकआउट कर चुकी हुई है, वो कह रही है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और ये पंजाब के ज़्यादातर इलेक्शंस हैं, तो उस हवाले से इसको डिले कर देना चाहिए, मुलतवी कर देना चाहिए, तो आज इनको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो डीसीट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्या उनको मज़ीद वक्त मिल जाएगा इस हवाले से कि वो अपनी अपीलें कर सकें? इस हवाले से साकिब साहब आप हमें बताइएगा कि जो डीसीट हुए थे उनको क्या कोई फ़ायदा पहुँच सकता है, उनको टाइम मिलने से कोई फ़ायदा होगा, क्या सरेंडर करेंगे, क्या असरात होंगे? वैसे तो हमजा ये नशिस्तें जब पीटीआई ने इन इंतखाबात में नहीं जाना था तो ये नशिस्तें पीपल्स पार्टी को कुछ मुस्लिम लीग नून को चली जाती, या वो आपस में कुछ अपना कोई ऐसा मेकनिज़म बना लेते कि आपस में बांट लेते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के वो मेंबरान जो डीसीट हुए थे वो मुख्तलिफ अदालतों में जाकर वहाँ से स्टे ले रहे थे कि रोका जाए ज़िमनी इलेक्शन को। तो वो स्टे जो है वो कुछ को मिले, लेकिन हामिद रजा और उनके स्टे नहीं मिले थे। उनको पेशावर हाई कोर्ट से कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट जाएं, और लाहौर हाई कोर्ट का मतलब था कि सरेंडर करें तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि पीटीआई के इन अरकान को कोई गैबी इमदाद जो है वो पहुंची है, इनको जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल गया है। अच्छा, टाइम बड़ा टेक्निकल है कि ये अपील फाइल करें और उसके बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब जो ज़मानत के लिए और फौरी तौर पर सज़ा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दायर करते हैं वो भी जल्दी सुनी जा सकती है। अच्छा, उसमें एक जो है वो अगर मगर मौजूद है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट उस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को जल्दी सुन ले, अपीलें तो बड़ी ताख़ीर से 1 साल 1.5 साल के बाद सुनी जाएंगी, और उसमें वो रिलीफ उनको मिल जाए, ठीक है, तो वो दोबारा से इन सीटों पे बहाल हो सकते हैं। तो ये इनके लिए ये टाइम, अगर इलेक्शंस हो जाते और फिर जो है वो कोई जीत जाता तो फिर वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होती। लेकिन इलेक्शन ना होने से ये वापसी जो है वो हो सकती है अगर इनको रिलीफ मिल गए अदालतों से। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राना साहब। इधर मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि अभी तो मुलतवी हो गए हैं ये, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें 2-2.5 माह में वैसे होते हुए मजीद मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। देखें, इस वक्त तो पहली तरजीह जो है जी वो बहाली की है। हाँ जी, अफेक्टीज को बहाल करना। उसके अलावा कोई किसी और मामले पर सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, किसी और मामले की तरफ जाना भी नहीं चाहिए, किसी और मामले की तरफ तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। पार्लियामान को कोई खतरा नहीं है, वो चलता रहेगा निज़ाम। मैं कहते हैं बहुत देर की मेहरबान आते आते, अच्छा, शायद वो समझ रहे थे कि कोई हो ही जाए, लेकिन ये तो जिस दिन सैलाब आया था उस दिन ऐलान कर देना चाहिए था, ताकि ये जो हज़ारों लाखों रुपए लग गए हैं ना लोगों के, बल्कि करोड़ों रुपए लग गए हैं, ये सैलाब ज़दगान पे लग जाते।
ये किसी इमदाद में लग जाते ये जो छोटी छोटी जलसियां हो रही थी लग जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे लग जाते हैं जिससे कम से कम लोगों को फ़ायदा तो पहुंचता ना। तो अब फ़ायदा तो मेरा ख्याल है जिनके हल्कों में इलेक्शन कैंसिल हुए हैं ना, वो तो लोग खुश होंगे, इसलिए वो कहेंगे दोबारा फिर इलेक्शन आएंगे, फिर आगे लोग मनाएंगे, फिर उनके सत्ते की ओज, ये वाला हिसाब होगा ना। ब्रेक पे जाना है, उससे पहले साकिब साहब, इस्लामाबाद में आज अभी से तकरीबन घंटा पहले जो है वो बड़ा सख्त जलजला आया है, उस हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा कि कितनी देर तक, कितने सेकंड्स तक वो जलजला रहा। जी, ये जो है वो जलजला काफ़ी सेकंड रहा और इसकी जो शिद्दत थी वो बाकायदा महसूस की गई इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, और ख़ास तौर पर जो ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पे, और 5.9 इसकी शिद्दत बताई गई और 111 किलोमीटर इसकी गहराई बताई गई। अफ़गानिस्तान का जो ये सरहदी इलाका है वहाँ इसका मरकज़ जो है वो बताया गया। तो ये काफ़ी जो है वो इसका झोल था, महसूस किया गया इन इलाकों में। अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे। पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में जो जलजला आया था उसने वहाँ बहुत तबाही की है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान वहाँ पे हुआ है। इस किस्म के जलजले जो है वो आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। सैलाबी सूरत हाल की वजह से हम ये देख रहे हैं, जिस तरह से आज भी बताया गया कि 13 लाख एकड़ से ज़ायद जो ज़रई ज़मीन है वो ज़ेरे आब आ चुकी है, जिससे ये ख़दशा पैदा हो गया है कि फसलें तबाह होने से आने वाले वक्त में जो बड़ा मसला खड़ा होगा वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से होगा। तो इसी बारे में हमने बात करनी है कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, आने वाले वक्तों में क्या कीमतें हो सकती हैं, कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं, और आम जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं जिन्हें हर चीज़ ख़रीद के मार्केट से लानी पड़ती है, उन पर क्या असरात होंगे और किसानों का कितना नुकसान हुआ। गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, क्या गवर्नमेंट किसान जो रहनुमा है ख़ास तौर पर उनसे राब्ते में है भी या नहीं है, क्या रिलीफ पैकेजेस दिए जाएंगे, उसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो हमें यह बता दीजिए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। ये जो सरकारी तौर पर इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि 13 लाख एकड़ से जायद ज़रई अराजी है जो ज़ेरे आब आई है, जो मुतासिर हुई है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डाटा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू पे आज अपने प्रोग्राम का सेगमेंट रखा। गुजारिश ये है कि अभी सैलाब का दरमियान चल रहा है, अभी सैलाब ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये सैलाब जनूबी पंजाब के अंदर दाखिल हो रहा है। 13 लाख एकड़ वाला जो फिगर है, हो सकता है कि ये 13 लाख का फिगर सिर्फ सेंट्रल पंजाब की हद तक हो। आज मुल्तान के अंदर सैलाब ने बहुत सारे बंद तोड़े और बहुत सारी आबादियों और ज़रई ज़मीनों के अंदर सैलाब का पानी दाखिल हो गया। ऐसे ही ये मुल्तान से आगे पंजनत और फिर सिंध तक जाएगा। अभी ये कहना कबल वक्त है कि 13 लाख या 14 लाख एकड़ ज़रई अराजी या किसान इससे मुतासिर हुआ है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई सैलाब से मुतासिर हो रहा है तो वो इस मुल्क की ज़राअत और इस मुल्क का किसान मुतासिर हो रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन जो ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान से बाहर निकलने में किसान को और इस मुल्क की ज़राअत को हुकूमती मदद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, हुकूमती मदद आप कह रहे हैं इसकी बड़ी ज़रूरत है। आपको क्या समझ आती है हुकूमती मदद भी हो जाए, उसके बावजूद भी क्या वो बहरान जो अब एक और सैलाब की सूरत में आना है? गुजारिश ये है कि इस टाइम हमारी हुकूमत, गवर्नमेंट मशीनरी और मेन स्ट्रीम मीडिया रावी और चनाब को कवर कर रहा है। हम ये भूल गए हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाही सतलुज बेल्ट में भी हो गई है। सतलुज बेल्ट पे जो अजला आते हैं, ख़ासकर अगर मैं सिर्फ ज़िला पाकपतन की मिसाल आपको दूं तो वहाँ पे कई 100 देहात इस टाइम पानी के नीचे जा चुके हुए हैं।
उन देहातों में सबसे ज़्यादा जो फसल काश्त थी वो मकई और चावल काश्त था, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी काश्तकार थे उन्होंने जानवर रखे हुए थे। इस टाइम सबसे बड़ा मसला वहाँ पे जानवरों के चारे का बन गया है। मैं कल भी पाकपतन से होके आया, वहाँ पे एक ख़ानदान के पास अगर 10 जानवर हैं तो उसके पास चारा सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 जानवरों का है। वहां पर ना तो अभी तक उस तरह मीडिया ने अटेंशन दी है, ना उस नहीं। तरह जैसा अगर आप 92 देखते हो तो 92 ने तो मुसलसल इस तमाम मसाइल को भी सामने लाया और 92 तो मुसलसल दिखा रहा है। और जिस जगह का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ पे तो सबसे पहले टीम भी हमारी पहुँचती है और दिखाते भी हम ही हैं। बिल्कुल होता है। हमें तो ये अवाम को बताना है कि आप ये बताएं कि किस तरह आप समझते हैं कि हुकूमती इमदाद, कितनी इमदाद चाहिए होगी हुकूमती, जिससे हालात बेहतर हो सकें, जिससे किसान अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इस वक्त इस मुल्क का किसान किसी भी किस्म की रियायत या सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मांग रहा। एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, किसान से गंदम 2200 ले ली गई, आज वही गंदम 3700-3800 बिक रही है। आज गवर्नमेंट ये इंश्योर कर दे कि किसान की गंदम अच्छे रेट पर बिकेगी, यही काश्तकार गंदम लगाने के काबिल हो जाएगा और गंदम लगा सकेगा। आप सिर्फ 6 महीने के लिए काश्तकार को टैक्स फ्री फर्टिलाइजर दे दें, टैक्स फ्री बीज दे दें, उसे एक इंटरनेशनल रेट के मुताबिक डीजल और बिजली जो बेतहाशा महंगी हो चुकी है वो दे दें, जो उसके कर्जे और बिजली के बिल हैं उनको रीशेड्यूल कर दें, ताकि कम से कम वो अगली फसल लगाने के काबिल हो जाए। 6 महीने के अंदर आप काश्तकार को ये सिक्योरिटी दे दें कि उसकी जो फसल होगी उसके साथ पिछले सालों की तरह नहीं होगा। 6 महीने के अंदर ये काश्तकार बगैर आपकी किसी मदद के, बगैर आपकी किसी रियायत के अपने पांवों पर खुद ही खड़ा हो जाएगा। इस वक्त पिछली 5 फसलों में नुकसान और इस सैलाब के बाद काश्तकार की माली हालत इस कदर कमजोर हो चुकी है कि उस बेचारे को इस वक्त अपने सर्वाइवल का मसला बन गया है। ये सैलाब का पानी जब रिवर्स होगा, ये सैलाब का पानी जब पीछे जाएगा तो कई फुट सिल्ट जो है, जो मिट्टी सैलाब के पानी में साथ आती है, वो उसकी जमीनों पे आ जाएगी, उसके वाटर चैनल, उसके खाले, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसको ये सब कुछ नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के पास जो वसाइल हैं वो मौजा लेवल पे, वो चक लेवल के ऊपर इनके ऊपर सर्व करे, उसकी ज़मीन को सीधा करने में गवर्नमेंट उसकी मदद करे। और एक चीज़ जो मैं फिर कह रहा हूँ, ये इंश्योर कर दे कि वो जो भी फसल लगाएगा उसको उसकी फसल का रेट अच्छा मिल जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट के बराबर मिल जाएगा। इस मुल्क का काश्तकार वाहिद एक ऐसा सेक्टर है जो कि 6 महीने के अंदर रिजल्ट भी दे देता है और 6 महीने में अपने पाँव पर भी खड़ा हो जाता है। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से वो अभी मैदान में कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहे हैं कि उनके लोग मौजूद हैं, वो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई तखमीना भी इसका जो है वो लगवाया जा रहा है, और उसमें सिर्फ काश्तकार नहीं, इनके नुकसानात नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ लोगों के जानी माली नुकसानात हुए, उनके घर गिरे, सबका तखमीना जो है वो लगवाया जाएगा। क्योंकि आपका जो सेक्टर बनता है वो काश्तकार हैं, किसान हैं, उनकी फसलें हैं। तो इस हवाले से आपने खुद जो है वो एक इलाके का आपने बताया, आप लोगों ने खुद असेस किया है कि ये नुकसानात कितने हुए, एक रफली कोई अंदाज़ा ही हो सकता अभी तो लग सकता है। और दूसरी बात कि क्या पंजाब हुकूमत के साथ आपका कोई उनकी जानिब से कोई राब्ता किया गया, कोई कमेटी बनी, या आपकी जानिब से उनके सामने कोई डायरेक्टली मुतालबा लिख के उनके सामने रखा गया कि कोई ऐसा लॉ जोन बनाए ताकि काश्तकार फैसिलिटेट हो सकें जो उनका नुकसान हुआ है? इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और डिवीजन लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ राब्ते में है, और उनको जहां जहां जो जो चीज़ें होती हैं वो हम उनको बताते भी रहते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब और हुकूमती सतह के ऊपर, क्योंकि मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि फ्लड अभी आधे पंजाब तक पहुंचा है, जब ये फ्लड का पानी पूरे पंजाब से एक दफ़ा निकल जाएगा
उस वक्त ये सारी रिपोर्टें हतमी मराहिल में जाएंगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान सेंट्रल पंजाब में हुआ है। अब ये जनूबी पंजाब की बारी आ गई है। आज पानी का बड़ा रेला जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान तक पहुंचा है। अब ये आगे हेड पंजनत और इसी तरह ये सखर तक जाएगा। एक दफ़ा ये पानी का रेला जब गुजर जाएगा, उसके बाद ये रिपोर्ट जितनी भी होगी ये हतमी मराहिल में जाएंगी। अगर हम इस वक्त एक अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ ज़राअत को हो चुका है। अगर आप 13 लाख एकड़ की भी फिगर उठाते हैं जो कि हुकूमती फिगर है, और आप 50,000 रुपया फी एकड़ आमदन भी फी एकड़ की रखते हैं, तो ये तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ ज़राअत और इस मुल्क के काश्तकार का हो चुका है। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी मुल्तान में जो आमों के बाग थे, मुल्तान में बहुत सारे देहात और बहुत सारी फसलात जिसमें मकई, चावल और कपास की फसल थी, वो ज़ेरे आब आ चुकी है। अभी ठीक है, ठीक है चौधरी हसीब साहब, ये बताइएगा, तो ये जो गुज़श्ता साल का बजट था, जो गुज़श्ता साल का बजट था, उसमें हमने देखा कि जो टारगेट रखा गया था ज़रूरी हवाले से देखें, तमाम बड़ी फसलों के हवाले से, वो हम टारगेट पूरा नहीं कर सके थे। और फिर ये कहा जा रहा था कि ज़रूरी शरह नमू जो है वो कहीं नेगेटिव में ना चली जाए। अब जो हालात हैं, आप क्या देख रहे हैं कि इसके चांसेस कितने हैं? और जिस तरह से फसलों के बारे में आप बता रहे हैं, क्या हमें इम्पोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा इस दफ़ा? इन बड़ी जो फसलें आपने बताई हैं, इनके हवाले से क्या चावल की शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी? क्या कपास के हवाले से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा? वो हमें बताएं, आम आदमी को क्या नुकसानात हो सकते हैं जो कंज्यूमर एंड पे लोग बैठे हैं? सब्जियों के जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि सैलाब के साथ बड़ी फसलें ही तबाह नहीं हुई, हमारी रोज़मर्रा की फसलें जिसमें हमारी सब्जियात हैं वो भी तबाह हो गई हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर सब्जियों की शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतें आसमानों की तरफ जाएंगी। दूसरा अगर एंगल देखा जाए तो कॉटन की फसल तकरीबन इस मुल्क से ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत कॉटन बची थी वो सैलाब की नज़र हो चुकी है। इस वक्त जो दो अहम फसलें पानी ने, सैलाब ने मुतासिर की हैं, वो मकई की फसल और चावल की फसल है। आने वाले दिनों में मकई की फसल का सबसे बड़ा खरीदार फीड मिल, पोल्ट्री फीड वाला होता है। जब उसको मकई की फसल, मकई महंगी मिलेगी तो उससे फीड की कीमतें ज़्यादा होंगी, जिसका इम्पैक्ट मुर्गी की कीमतों पर पड़ेगा। आपका हमारे साथ मौजूद है हसीब अनवर साहब, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, और उन्होंने जो अहम बात की है, उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त गवर्नमेंट जो है हमें इमदाद दे या ना दे, लेकिन उन चीज़ों में फैसिलिटेट करे। ख़ासतौर पर टैक्स फ्री फर्टिलाइजर्स के हवाले से वो बात कर रहे थे, बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे, ताकि आने वाला जो बहरान है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अहम है कि ये सैलाब जिस वक्त आया इसने तबाही मचाई, और अभी तक हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से रैले तो आ रहे हैं, लेकिन इसके पोस्ट नुकसानात क्या होंगे उनका भी अभी तखमीना लगाना भी, और ये भी देखना कि गवर्नमेंट उसका इजाला किस तरह से करेगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। हुकूमती पॉलिसीज़ क्या बेहतर होनी चाहिए? अब जो हुकूमत ने बजट में चीज़ें पहले से बता दी थी, एलोकेशंस कर दी गई थी, सोच रखा था, उनमें क्या तब्दीलियां आनी चाहिए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है और कि जिसके हवाले से अब फैसले करने होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाने होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाने होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सैलाबी सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में और आगे अब सिंध की तरफ ये मामला जा रहा है, पहले हमने KP में भी यही मामला देखे। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस होंगे इंडस्ट्रीज के लिए? देखिए, सबसे पहला जो मसला ये है कि जो लोग फैक्ट्रीज हैं उनके बारे में पूरा एक प्लान करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पहले तो अमूमन सैलाब जब आते थे वो आते थे साउदर्न पंजाब में, इस बार तो पूरा सेंट्रल पंजाब इसकी जद में आ गया, और आपने देखा कि जो हमारी राइस की बेल्ट थी वो सारी की सारी उड़ गई है जी। हमारे जो गंदम के जो खैर भी कुछ लोगों ने रखे हुए थे वो भी साथ उसकी नज़र हो गए, सैलाब की नज़र हो गए।
तो ये चीज़ें अब जो है ना आगे एक कहर की शक्ल नज़र आ रही है मुझे कि हमें वीट भी चाहिए, हमें बाकी चीज़ें भी चाहिए। हमारे पास वेजिटेबल्स जो है वो तकरीबन कोई 11 दिन की यहाँ पे बड़ा स्टॉक हमारे पास। अब उसके लिए पूरा एक जामिया प्लान करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ। और फिर उसके बाद जितने फैक्ट्रीज हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन, उनके घरों की, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारा कुछ प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाला वक्त और मुश्किल होगा उनके लिए। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त तो लोग, चलो गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, कुछ खाने वाने उनको दे रही है, कुछ उनकी हेल्प कर रही है, बट जब रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उसके लिए पूरा एक प्लान करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट को तमाम अपनी इंडस्ट्रीज को, तमाम जो साहिब सरबत लोग हैं उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा ताकि हम लोगों को दोबारा आबाद कर सकें और वो अपने अपने जा सकें। और सबसे बड़ी बात मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपके जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के लिए चारा भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि सारा दरियाओं में सारा पानी जो सारा खेतों में पहुंचा हुआ है उस इलाके में। तो किस तरह से उसको करना है, इसके लिए एक पूरा प्लान चाहिए। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज को, तमाम बड़े लोगों को, सबको साथ शामिल करके एक जामिया प्लान बनाए। और उसके बगैर आगे बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। 600 बिलियन का मैं समझता हूँ कि लॉस है, और बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी भी रेले आ रहे हैं और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए शेख साहब कोई राब्ते हुए हैं आप लोगों से? आप लोगों से क्यों हुकूमत के राब्ते हुए हैं? किसी ने राब्ते किए हैं आप लोग? आप अपने तौर पे तो आपके कैंप हम देख रहे हैं लगे हुए हैं, लेकिन क्या लोगों ने, आपको हुकूमत ने भी राब्ते किए हैं आपसे? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा राब्ता नहीं है, और अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ इस तरह से राब्ते नहीं किए कि इसमें आप लोग शामिल हो। ये तो वॉलंटरी लोग खुद जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और सब हमारे भाइयों के हालात ख़राब हैं, तो हमें अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो लोग तो अपने ओन पे जा रहे हैं, बट गवर्नमेंट की अभी इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसके लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए पूरा एक प्रॉपर प्लान करना होगा। तमाम बड़े शहरों में तमाम बड़े इंडस्ट्री को, तमाम लोगों को साथ लेके बैठ के पूरा प्लान करें ताकि हम इसको आगे इसको कंट्रोल कर सकें। और मैं समझता हूँ कि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए अभी से हमें इसके ऊपर पूरी प्रॉपर वर्किंग करनी शुरू कर देनी चाहिए और सबको अपने साथ लाइन करना है। इरफान साहब, ये बताइएगा कि आप जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, उसके जो है वो सदर भी रह चुके हैं। हुकूमत तो अपने तौर पर अभी, क्योंकि सैलाब जारी है, सैलाब ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत अपने तौर पर वो लगी हुई है, हंगामी सूरत हाल है मुल्क में, तो ये तो कुछ दिन लगेंगे अभी तखमीने लगने और उसके एस्टिमेट आने में। क्या जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने बार बार हड़तालें भी की, उनके मुतालबात थे सारी चीज़ें मनवाने के लिए, तो इस हंगामी सूरत हाल में बिज़नेस कम्युनिटी ने अपने तौर पर कोई इजलास किए हैं कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो एक फ्लड के लिए कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट करें, कोई फंड्स के कलेक्शन, कि हम इतने बड़े पैमाने पर जो है वो मुख्तलिफ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इससे फंड्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कलेक्शन के बाद हुकूमत के साथ बैठ कर को प्लान करेंगे। अपने तौर पर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामी सूरत हाल है मुल्क में? जी बिल्कुल, ये इतनी हंगामी सूरत हाल है कि अभी तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंडिविजुअली सब लोग कर रहे हैं, बट तमाम चैम्बर्स और हमारी फेडरेशन ये सब इसके ऊपर फोकस कर रही है कि फंड्स इकट्ठे किए जाए, ताकि हम असल में मसला जब आएगा, जब इनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी और जब इनके लिए अपना, इनके घर बार के लिए आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, तो असल तो मामला उस वक्त आएगा और उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि हमें कोई टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम इन अदारों को सबको अपने साथ ले। लोग देखिए, इस वक्त हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ मिल के इसको करना चाहते हैं, इसलिए कि ये ऐसा वक्त है कि इसमें हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि बेशुमार लोग इसके इफेक्टी हैं। और अगर हम इकट्ठे ना हो और अगर हम आपस में मिलकर साथ एक प्लान नहीं करते तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रही है मुझे।
ठीक है शेख साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त तो चले गवर्नमेंट फायर फाइटिंग में मसरूफ़ अमल है, जिस तरह से एक आफत टूट पड़ी है वो लोग कोशिश कर रहे हैं या उस तरफ उनका ध्यान होगा, लेकिन अभी हमारी किसान इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं, सदर हैं, उनसे भी बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि टैक्स फ्री फर्टिलाइज़र्स हमें मिलनी चाहिए, सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, हमें जो है बिजली की कीमतों के अंदर जो है वो कमी आनी चाहिए। आप क्या तजावीज़ गवर्नमेंट को इस प्लेटफॉर्म से देंगे कि अब गवर्नमेंट को आने वाले वक्तों में इंडस्ट्रीज के लिए क्या पैकेज लेके आना चाहिए, किस बारे में सोचना चाहिए कि जिस वक्त वो इस फायर फाइटिंग से फ्री हों, उनके पास तजावीज़ तो मौजूद हों? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी बताता हूं कि हमारे जो फार्मर्स जो है ना, वो तकरीबन 83% जो है ना वो है 10 से 15 एकड़ वाले जी, और जो 17 है जिनके बड़े लैंड्स हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं जी, ये जो छोटे लोग हैं, जो छोटे 10-15 एकड़ वाले हैं, ना इनके पास कोई वसाइल है, ना इनके पास कोई मशीनरी है, ना इनके पास किसी किस्म की टेक्नोलॉजी है। इनके हालात बहुत खराब है। इन्होंने ये तो बेचारे अपना कोई बैकअप नहीं है, समझे कि पूरा करते थे कि कोई कुछ नहीं इनके पास, कोई जमा पूंजी इनके पास जो थी थोड़ी बहुत वो भी अपना बह गई है। अगर उनके पास कोई एनिमल की शक्ल में या किसी और शक्ल में कोई रखा तो स्टॉक रखा होता, वो भी इस वक्त सैलाब की नजर हो चुका है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें हर चीज को बाला तक रख के कि गवर्नमेंट ने क्या किया या टैक्सेस का क्या मसला है, हमें सिर्फ इनकी आबादकारी के लिए इनके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए इनको आपने जैसे बताया कि हमें खाद का मुहैया करना, इनके लिए सबसे पहले तो इनकी जो लैंड है उनको प्रॉपर तरीके से उसको अपना ठीक करना, फिर इनके घर बनाने, फिर इनके लिए अपना इनके मवेशियों के लिए चारा वारे का बंदोबस्त करना, ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसमें कोई एक चीज नहीं, ओवरऑल हमें पूरा का पूरा एक निज़ाम नया लेके आना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अभी तो फायर फाइटिंग चलो चल रही है, बट मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन बाद उम्मीद है कि इसके बाद जो ना मामला पानी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं कि मौसमियात बता रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद ये मामला बेहतरी की तरफ चल जाएगा। शेख साहब, अपने महकमा मौसमियात में कोई नहीं जाना। शेख साहब, इस महकमा मौसमियात में मत जाइए। ये जिस दिन कहता धूप निकलनी उसी दिन बारिश होती है। ये बात हाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में डीसी साहब ने 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि जो हाइकिंग ट्रेल है वो बंद करवाए, हंगामी सूरत हाल की किसी वक्त कोई बारिश हो सकती है, तो वो जिन दिनों बंद थे बारिश नहीं हुई, लेकिन 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई तो वो हर चीज़ खुली हुई थी, तो पता ही नहीं चला। महकमा मौसमियात को भी ये भी हो सकता है, तो महकमा मौसमियात की जो पेशन गोइयाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये बात आपकी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ करेक्ट ना हमारे पास कुछ सिस्टम है, ना हम उसको सही तरह से अभी कर सके हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें हम इनसे मदद ले सकते हैं, चाइना से। उनके पास तो एक बड़े अच्छे रिसोर्सेज भी हैं और वो सारा अलार्म भी करते हैं, बताते भी हैं। हमें फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर आ जाना चाहिए अब कि पहले तो हम फायर फाइटिंग करते रहे और लोगों को वहाँ से निकालते रहे और उनको करते रहे, लेकिन अब आगे वाला वक्त जो है ना वो इससे भी ज्यादा कठिन है। आप यकीन माने, इससे भी ज्यादा कठिन है। ये कैद साली भी होनी है, नंबर 2 बीमारी भी फैलनी, डिजीज के लिए भी आपको पूरा करना पड़ेगा, ये बीमारी भी बहुत फैलनी है। तो ये सब के लिए एक प्लान, जामिया प्लान मैं समझता हूँ। मेरे पास तो हम तो एक बना के पूरा गवर्नमेंट को बना के भेजने लगे हैं कि ये चीजें इसको इस तरह से करना पड़ेगा ताकि चीजें आगे चल सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पहले उनको अब वापस आबाद करने के लिए जो है हुकूमत को इकदामात उठाने होंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो करनी है पहले करनी है। खासतौर पे जिस तरह वबाओं की बात कर रहे थे, तो पेशावर में तो आशोब चश्म की वबा फैल भी चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने प्रोग्राम में हमें दिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे कि इस वक्त दरियाए सतलुज पे पानी की सतह क्या है, बहाव कितना है, और फिर हम बात करेंगे चनाब की तरफ। मज़ीद रैला भी छोड़ा गया था। हमने जो गुज़श्ता जब रैला छोड़ा गया भारत की जानिब से
दरिया तवी से वो आ रहा था, तो सियालकोट के अंदर हमने सूरत हाल बहुत ख़राब होती हुई देखी थी। आज हमने वही सूरत हाल गुजरात में ख़राब होती हुई देखी है। तो सियालकोट में भी क्या सूरत हाल है वो भी जानेंगे। कसूर से हमारे साथ तनवीर शाहिद मौजूद हैं और सियालकोट से हामिद रजा काहलू हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कसूर का रुख कर लेंगे। तनवीर, आप हमें बताइएगा, एक तो आपसे ये जानना भी ज़रूरी है कि गेज ख़राब हुई थी, बाद में उसको मरम्मत भी किया गया, ठीक भी किया गया, तो गेज पहले ठीक है ताकि हमें ये पता लगता रहे कि पानी का जो बहाव है, जो पानी की सतह है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से हमें पता लग रही है। और भारत की जानिब से कहा जा रहा था मजीद पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है। अगर गेज की बात की जाए तो इसमें हम भी कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि पानी का जो वहाँ लेवल है वो लेवल वही है जो पिछली जुमेरात या जुमे को था। उसका लेवल तकरीबन 4 लाख क्यूसिक था उस वक्त। अब जो गेज खराब हुई है तो रेंजर की तरफ से, पाक रेंजर की तरफ से, इरिगेशन के डिपार्टमेंट की तरफ से किक्कर पोस्ट पर जो है वो नई गेज जो है वो लगाई गई थी। मगर क्योंकि दरिया जो है वो गंडा सिंह के मुकाम पर फिरोज वाला हेड जो भारत में उससे पहले 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा जो है बड़ी तादाद में पानी जो है वो मुख्तलिफ दहात में दाखिल हो गया, जिससे आज वल्ले वाला गांव भी जो मुकम्मल तौर पर आधा गांव जमीन बोस हो गया है, दरिया बोस हो गया है और वो सफाई हस्ती से मिट गया है। वहाँ लोग जो है वो क़यामत सुगरा का जो है मंजर था, क्योंकि पीछे से पानी जो है वो बहुत ज्यादा आया था। जो हरी तनवीर साहब, ये जो आपने कहा जिस इज्तिहाद की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां से लोग निकल भी नहीं सके? राणा साहब, उस पानी ने जो है वो उनको मौका ही नहीं दिया। हम जो है वो 2 माह से जो है वो इस पे रिपोर्टिंग करते रहे कि इस धात को, इस गांव को बचाया जा सकता था अगर इस पे आपाती बंद बांधा जाता। यकीन माने कि वहां कोई टीम पहुंची नहीं है। सिर्फ एक रेस्क्यू की कश्ती उस वक्त पहुंची जब दिन के 11-12 बज चुके थे और लोगों का सामान जो है वो दरियाबुर्द हो चुका था। और जो सामान वो लोड करके लेके जा रहे थे वो ड्रमों की, बांसों की कश्तियों पर जो है वो अफसोस की बात है वो लेके जा रहे थे। और आहो बका करते हुए, रोते हुए लोग वहां हमने आज देखे हैं। और यकीन माने कि इतने जज्बाती मनाजर थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा खुद जो है वो हाल बुरा था जो हमने वहां देखा। मगर वहां सिर्फ एक रेस्क्यू की कश्ती पहुंची, वो भी सिर्फ लोगों को लाने के लिए उन्होंने वहां कश्ती इंस्टॉल की। उसके बाद जो है वो मंजर शाम तक यही रहे कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो ड्रमों की कश्तियां बनाकर बांसों के साथ जो है वो वहां दरिया अबूर करते रहे। और उसकी फुटेज जो मंजरें आम पर आई हैं वो भी दिल हिला देने वाली हैं। ठीक है हामिद, आप ये बताइएगा, आज हमने गुजरात में कुछ ऐसी मनाजिर देखे जो पिछली दफ़ा आप सियालकोट से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। एक तो सियालकोट में सूरत हाल क्या है वो हमें बता दीजिएगा। दूसरा, ये भारत से ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पर डैम भरना शुरू हो गए हैं, तो जम्मू में जो डैम है और जम्मू में बारिशों के हवाले से क्या आपके पास खबर है? क्योंकि जम्मू क्लियरली और उसके बाद अफेक्ट कर रहा होता है सियालकोट को। बिल्कुल जी, ये जम्मू में जो बारिशें हैं 10 तारीख तक तो बारिशें बताई गई हुई हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज जो रेला आया था उससे तवी के इलाके में और संबड़ियाल के इलाके में वही इलाके दोबारा से मुतासर हुए जो कि पहले गुज़श्ता सैलाब में चंद रोज कबल जो मुतासर हुए थे। दोबारा से उन इलाकों को हिट किया गया, पानी ने उन इलाकों को हिट किया और बहुत सारे लोगों का जो पहले ही नुकसान हो चुका था, जो लोग दोबारा 2 दिन बाद अपने घरों में, गाँव में आ चुके थे, दोबारा से फिर वही लोग मुतासर हुए। और यहाँ पे एक बड़ी जो परेशान कुन बात है वो ये है कि लोगों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स जो कि मुतासरीन के लिए कायम किए गए थे, आज फ्लड रिलीफ कैंप्स में से चूंकि ये ज्यादा तादाद जो है ये स्कूलों में थी, तो स्कूलों में से आज 3 बजे जबरदस्ती सबको पीरा फोर्स के जरिए और दिगर जो है जो सरकारी एहलकार है उन्होंने उनको बिल्कुल वहां से मजबूर कर दिया बाहर निकलने को। और जो लोग हैं वो सारे बेचारे बेसरो सामानी की हालत में थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, मजबूर क्यों किया और निकाल के भेजा किधर? हामिद, मजबूर क्यों किया? क्या स्कूल लगाने लगे हैं इसलिए मजबूर किया? वो बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि स्कूल लगाने हैं, स्कूल ओपन करने हैं, तो स्कूल ओपन अगर 5 तारीख तक तो वैसे ही सरकारी तौर पे छुट्टियां जो हैं वो हैं। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक तो 5 तारीख तक छुट्टियां थी, लेकिन इन जो यहाँ पे इंतजामिया उसको कुछ ज्यादा जल्दी थी। यही कहा जा रहा था कि तहसीलदार साहब जो हैं वो सियालकोट में पकागड़ा का इलाका कश्मीर रोड उसके करीब एक स्कूल था, वो हाई स्कूल जो कि बॉयज का था, वहां पे कुछ 600 से ज्यादा मर्द व खवातीन,
जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की थी, वहाँ पे बिल्कुल नौमौजूद बच्चे भी थे। अब वो उन लोग लोगों कहाँ को गए निकाल- हैं? अब वो लोग कहाँ गए हैं इन हालात में? सर वो लोग बेचारे परेशान थे, कोई पता नहीं कोई कहाँ गया। जहां जहां पास उनका यही कहना था कि हमारे पास अब कोई रहने को छत नहीं है, हमारे घर बार जो है वो सारे उजड़ चुके हैं, तमाम बिस्तर। यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात है जी साकिब साहब, ये जो कैंप्स थे ये तो इंतज़ामिया ने ही लगाए हुए थे या प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए थे स्कूलों में? अगर इंतज़ामिया ने लगाए हुए थे तो इंतज़ामिया ने लगाए थे, प्राइवेट लोगों ने नहीं लगाए, और कैंप्स भी इंतज़ामिया ऐसे ही। तो इंतज़ामिया ने खुद ही लगाए और खुद ही खत्म कर दिया और लोगों को निकाल दिया, ये हैरान कौन है? खुद ही खत्म कर दिया और जबरदस्ती भेज दिया। अच्छा, ये अहम बात यह है कि सियालकोट में जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें आई हैं, बिस्तर्स हैं, चारपाइयां हैं और बहुत सारे सामान है, लेकिन मासवाए खाने के और अद्वियात वो जो सामने रखी हुई हैं वो भी हमने कवर किया है। और इसके अलावा जो खाने का 3 वक्त का खाना, उनमें से 1 वक्त का खाना जो है वो जिली इंतजामिया की जानिब से था, जबकि 1 वक्त का खाना एक सियासी जमात है जो कि हुकूमत में नहीं है उसकी जानिब से था। ठीक है, हामिद ये आपने हमें बताया है, लेकिन ये बड़ी हमारे लिए हैरान कुन, परेशान कुन, जो भी कह लिया जाए, ये सूरत हाल है कि इंतजामिया ने अपने कैंप से निकाल दिया। चले इंतजामिया ने तो निकाल दिया, डीसी साहब के हवाले से भी आप बता रहे हैं, पीरा फोर्स का भी आपने जिक्र कर दिया, वहाँ पे जो है सियासी लोग भी तो मौजूद हैं, उन्होंने वोट्स भी तो लेने होते हैं, उनके ये वोटर्स भी तो हैं, वो क्या नहीं देख रहे कि लोगों के साथ क्या हो रहा है? वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्योंकि फोटोशूट तो हमने बहुत देखे हैं। जी वो ग्राउंड में फोटोशूट में ही बिल्कुल मौजूद हैं और वो जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहबा जाती हैं वहीं पे जाते हैं और उनके साथ वो फोटो बनती है, उसके बाद वो फ्री हैं। तो यहाँ पर अगर वो कोई सियासी नुमाइंदगान होते, कोई ओहदेदार होते, तो आज इन लोगों के साथ ऐसा ना होता। लोगों को यहाँ पे मैंने जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो महज एक छत का नाम फ्लड रिलीफ कैंप है, इसके अलावा वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। लोग वहाँ पे फर्श के ऊपर जो बच्चे, खवातीन, मर्द, औरतें जो है वहाँ पे फर्श के ऊपर लेट रही थी। और हामिद आपका शुक्रिया, आपने हमें सियालकोट से आगाह किया। तनवीर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कसूर से जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।